नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि परीक्षा जंक्शन आपको 2 फरवरी को एनटीपीसी आरआरबी स्पेशल बैच ला रहा है और इससे आप जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आरआरबी को लेके इंडिया में, हमारे भारत में, क्योंकि रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नौकरी देता है और सरकार की तरफ से ये एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपके लिए हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक स्पेशल बैच लाएं और ताकि यहां पर सभी फैकल्टी अपनी अपनी सब्जेक्ट्स के बेनिफिट आपको मिल सके। तो चलिए, और सबसे पहले परीक्षा जंक्शन के यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से भी इस पेज को फॉलो आप कर सकते हैं। चलिए, तो इंडियन पॉलिटी में आज बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और कंट्रोवर्शियल टॉपिक में मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमेशा आपने एक बात देखी होगी कि आपने किसी भी स्टेट को उठा लीजिए आप, और किसी भी स्टेट में आप एक बात तो देखते होंगे कि हमेशा चीफ मिनिस्टर की गवर्नर से बनती नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने कभी ना कभी यह देखा होगा कि कभी ना कभी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर में तू मैमे हो जाती है और इसी तू मैमे का मुख्यमंत्री कभी कभी गवर्नर पर यह आरोप लगाते हैं कि सर आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन कर रहे हैं, जबकि गवर्नर हमारे राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक मुखिया होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो यही बात हमें आज समझानी है आपको कि गवर्नर यानी हमारे संविधान में भारत के राज्यपाल की या इस राज्य के राज्यपाल की या संबंधित राज्यों के राज्यपाल की भूमिका क्या होती है। तो इसी चीज को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है राज्यपाल की भूमिका। कई सारे बच्चे, मैंने अपने अब तक के एक्सपीरियंस में जितने भी ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया है या ऑनलाइन पढ़ाया है, वहां से मुझे केवल बच्चों की एक ही शिकायत मिली है कि सर गवर्नर की भूमिका के बारे में आप हमें समझा दीजिए। ये गवर्नर की भूमिका हमको समझ में नहीं आती है सर, कि गवर्नर एक्चुअली में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या इसकी पावर इतनी है कि मुख्यमंत्री को भी नहीं पूछता? यह भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल को कुछ नहीं समझता। लेकिन इन्हीं सारी चीजों को लेके हम यही देखना चाहते हैं कि राज्यपाल हेड ऑफ द स्टेट होने के परिप्रेक्ष्य में ये किस तरह की अपनी भूमिका संविधान में रखता है। तो चलिए, सबसे पहले आप डालेंगे राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल की भूमिका, देखो राज्यपाल एक वो पक्षी है जो सोने के पिंजरे में बंद है। एक सोने का पिंजरा है जिसमें राज्यपाल बैठा हुआ है। अब देखा जाए तो राज्यपाल की पद और गरिमा यानी गवर्नर की पद और गरिमा और इसकी प्रतिष्ठा और इसका सम्मान हमारे संविधान ने उतना ही दिया है जैसे कि सोने की पिंजरे में एक चिड़िया बंद है, एक पंछी बंद है। वो उड़ना तो चाहता है लेकिन उड़ नहीं सकता। लेकिन आप इस मुहावरे से यह मत समझिएगा कि राज्यपाल कमजोर होता है, कि राज्यपाल किसी का नुकसान नहीं कर सकता। देखो, कंट्रोवर्शियल में एक वेब सीरीज आई थी महारानी। मैंने महारानी वेब सीरीज में एक बात देखी थी कि वहां जो राज्यपाल थे, अभी बंगाल के ऊपर थी, बंगाल की पॉलिटिक्स के ऊपर थी, तो राज्यपाल में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी सरकार को अपनी पॉलिटिक्स से अपनी राजनीति से क्या कर सकता है, उसको गिरा सकता है। लेकिन यदि गवर्नर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है तो उस राज्य का सर्वनाश होना तय है, यह भी कहा जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आज राज्यपाल को लेके थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। यहां पर हम राज्यपाल की वर्किंग पावर को पढ़ेंगे और वर्किंग पावर के साथ इसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशरी पावर है एंड लेजिस्लेटिव पावर है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। पार्डन पावर है। तो राज्यपाल की भूमिका, सबसे पहले हम राज्यपाल की भूमिका को संविधान से जान लेते हैं एक बार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, तो भारत के संविधान जब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर 1949 से ही राज्यपाल का जो पद है 153 आर्टिकल में वो संविधान में पहले ही दे रखा है कि भारत के हर राज्य में वहां का एक राज्यपाल होगा और भारत के सभी राज्यों के लिए अलग अलग राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है। यह आर्टिकल 153 में कहा गया है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जरूरी नहीं है कि एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होता है। जब नेहरू जी की सरकार में 1956 में एक अमेंडमेंट किया गया था
कि एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी हो सकते हैं, गवर्नर हो सकते हैं। तो भारत के संविधान में सबसे पहले हम आर्टिकल की बात करते हैं और आर्टिकल है आपका 153। ये 153 आर्टिकल कहता है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, राज्यों का एक राज्यपाल होगा जो कि उस राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, जो कि उस राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, संवैधानिक मुखिया होता है। जैसे कि अभी क्या होता है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, जो भी इलेक्शन है अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन दिल्ली के पूर्व फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने की जो लड़ाई होती है वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से होती रहती है। अब हालांकि पद तो वह भी बहुत उपराज्यपाल का ही है, वह भी पद एडमिनिस्ट्रेटर का ही है, वह भी पद जो है वो चीफ कमिश्नर का ही है, लेकिन है तो पद वही है। पद की गरिमा, पद की प्रतिष्ठा तो वही है, इसको बदला तो नहीं जा सकता। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 153 में कहा गया है कि राज्यपाल होगा जो कि राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। चलिए, तो 153 के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब डालेंगे सभी कि राज्यपाल के कार्य एवं उसकी शक्तियां। तो राज्यपाल के कार्य एवं उसकी शक्तियां, क्योंकि यहां से आपको बच्चों ये पता चलेगा कि एक्चुअली में राज्यपाल का भारत के संविधान में क्या जगह है, क्या पावर है इसकी, उसकी शक्तियां। अब देखेंगे एक बार, तो राज्यपाल के कार्य क्या होते हैं और उसकी शक्ति क्या होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे आप सभी को पता है कि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के समान ही, भारत के राष्ट्रपति के समान ही कुछ पावर्स होती हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर हुई, उसके अलावा फाइनेंशियल पावर हुई, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशरी पावर है, पार्डन पावर है। ओके, तो ऐसी पावर भी इनके पास होती है। तो आप लिख सकते हैं कि सबसे पहली पावर की बात करें तो वो आती है एग्जीक्यूटिव पावर। क्या आती है? एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कार्यकारी शक्ति। इसे आप बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर। उसके अलावा दूसरी शक्ति की बात करें तो आती है विधायिका शक्ति। क्या आती है? विधायिका शक्ति, और इसको कहा जा सकता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर। नेक्स्ट पावर क्या होती है गवर्नर की? न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, जुडिशरी पावर। जुडिशरी पावर। और इसके बाद नेक्स्ट पावर की बात करें तो एक होती है फाइनेंशियल पावर, यानी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां। फाइनेंशियल पावर। और इसके अलावा नेक्स्ट पावर होती है, क्या पावर हो सकती है? न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधायिका और कार्यकारी। इसके अलावा हम कहते हैं आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर। आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर। ओके, चलिए बहुत अच्छे। तो आज इन शक्तियों से हमें यह पता लगेगा कि राज्यपाल की पावर क्या होती है, उसकी गरिमा क्या होती है। जैसा कि हम राज्यपाल की भूमिका की बात करते हैं तो भूमिका से मतलब होता है कि इसका पद, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी गरिमा के बारे में हम जानेंगे कि गरिमा कैसे है, प्रतिष्ठा कैसे है, सर इसकी पद क्या है और इसकी पावर क्या है। इसकी पावर क्या है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की। एग्जीक्यूटिव पावर की हम बात करें तो राज्यपाल एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल कैसे करता है।
आप सभी को पता है कि हमारे आर्टिकल 154 में यह कहा गया है कि राज्यपाल कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता से करेगा, या फिर ऐसा कहा जाता है कि राज्य के सभी कार्यकारी शक्तियां या राज्य के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। तो राज्य सरकार अपने राज्य में जितनी भी डिसीजन लेती है, जितने भी फैसले लेती है, जितनी भी पॉलिसी बनाती है, वो केवल और केवल राज्यपाल के नाम पर ही बनाती है। तो इस बात को लिख सकते हैं कि कार्यकारी शक्तियों में, इस बात को आप लिख सकते हैं कि कार्यकारी जो शक्तियां होती है, पहली एग्जीक्यूटिव पावर की मैं बात करूं तो कार्यकारी शक्ति, देखो यहां से आपको आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल है 154, क्या है 154, और 154 में कहा गया है कि राज्य सरकार की सभी नीतियां और उसके सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। तो इस बात को आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने, राज्य का कोई मुख्यमंत्री है और राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ने कोई नीति बनानी है, कोई कानून बनाना है, कोई पॉलिसी बनानी है, कोई प्लान तैयार करना है, तो ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने की बात जब आती है तो वह राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य के गवर्नर से सहमति लेकर ही उसे जनता के लिए लागू करता है। यानी इसका मतलब है कि जब तक राज्यपाल की सहमति नहीं मिलेगी तब तक वह राज्य का मुख्यमंत्री कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितना भी बहुमत उसे मिल जाए, तब तक वह राज्य में अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। तो इसलिए कहते हैं कि राज्य सरकार की सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि राज्य सरकार के सभी कार्य, राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। अब राज्यपाल के नाम पर का मतलब है कि नाम सर लेते हैं या सिग्नेचर करवाते हैं। देखो राज्यपाल जब तक राज्य सरकार के किसी भी काम की उसके पास कॉपी आती है, फाइल आती है, डॉक्यूमेंट आता है, तो सबसे पहले राज्यपाल उसे पढ़ता है और राज्यपाल पढ़ने के बाद, रीडिंग करने के बाद कई सारी समितियों से सलाह लेकर कि सही है या गलत है, उसके बाद उस पर अपनी मोहर, यानी कहते हैं ना कि ऑफिस की मोहर लगाता है और अपने नाम की मोहर लगाकर उस पर सिग्नेचर कर देता है। तो इसे कहते हैं राज्यपाल के नाम से। तो राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, के नाम से किए जाते हैं, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। सबसे पहली एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 154 में दे रखी है। कैसा लग रहा है लेक्चर आपको? देखो लेक्चर डिपेंड करता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूं। हालांकि आप सभी को पता है कि राज्यपाल सभी लोग पढ़ाते हैं। एक राज्य सरकार का सबसे बड़ा अंग होता है राज्यपाल, और राज्य सरकार में राज्यपाल ना पढ़ाया जाए तो यह मान लो कि राज्य सरकार फिर अधूरी रह जाती है। इसलिए जब भी कभी मैं स्टेट गवर्नमेंट पढ़ाता हूं तो सबसे पहले राज्यपाल के बारे में पढ़ाता हूं। और ये आप ये मत मानिएगा कि सर आप सिलेबस से आउट हो गए। देखो सिलेबस से कोई आउट नहीं हुआ है। आपको भी पता है कि गवर्नर को लेके आर्टिकल्स बहुत ज्यादा पेचीदा हैं, और इन आर्टिकल्सों में आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठे एग्जाम हॉल में प्रेशर में आपको सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि गवर्नर के जो आर्टिकल्स हैं या उनकी जो पावर है जो राष्ट्रपति के समान है या राष्ट्रपति से कम है, ये सारी बहस हम इस लेक्चर में करने वाले हैं ताकि आपको आर्टिकल्स के साथ साथ स्टेटमेंट भी तरीके से लर्न हो पाए। चलिए, तो एग्जीक्यूटिव पावर की पहली एग्जीक्यूटिव पावर देखी हमने। दूसरी एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है कि जब राज्यपाल, जब उस स्टेट का गवर्नर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करता है, जैसे आपकी नियुक्ति करेगा कौन? आपकी, जब आप सरकारी, आपके घर पे कॉल लेटर आता है, जब आप अपना प्री मेंस इंटरव्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद जब कॉल लेटर आता है तो वो एक अपॉइंटमेंट का लेटर होता है कि आपको उस डेट पर, उस टाइम पर ऑफिस में बुलाया जाता है कि आप आइए जनाब और अपने सिग्नेचर करके यहां से नियुक्ति लीजिए। तो इसका मतलब है कि आपको गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। अब बस डिपेंड ये करता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। बस मेरा इतना मानना है कि यदि आप अपॉइंटमेंट लेटर पर डेट और टाइम पर पहुंच जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करने के लिए तैयार बैठी रहती है। तो सबसे बड़ी बात है अपॉइंटमेंसी, यानी नियुक्तता जो का मामला है वो कार्यकारी शक्तियों में आता है। तो सबसे पहले दूसरी पावर की बात कर लेते हैं। दूसरी पावर यह कहती है कि राज्यपाल के पास ऐसी कौन कौन से व्यक्तियों के नियुक्ति का अधिकार है जिन्हें वो नियुक्त कर सकता है।
आपने पढ़ा होगा एक महाधिवक्ता के बारे में। देखो बच्चों, राज्य में जो पोस्ट होती है, राज्य का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर जो होता है उसको कहते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट या फॉर द स्टेट। एक होता है अटॉर्नी जनरल, जिसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, जो भारत का मान्यवादी होता है। और भारत का मान्यवादी आर्टिकल भारत के संवैधानिक पद के तहत आता है। तो एक होता है भारत का मान्यवादी, ये जो शब्द है ये भारत के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और एक होता है महाधिवक्ता। ये महाधिवक्ता जो शब्द है ये इस्तेमाल होता है राज्य के लिए, और किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर, जिसे कहते हैं हाईएस्ट सुपर लीगल ऑफिसर, वो होता है आपका महाधिवक्ता, यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट या फॉर द स्टेट। तो सबसे पहले ये महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अच्छा सर, ये बता दो कि मान्यवादी और महाधिवक्ता करते क्या है? अरे भाई, जब लीगल ऑफिसर है तो कुल मिला के भारत का जो मान्यवादी है वो भारत सरकार का वकील होता है, और भारत सरकार की बिना अनुमति के ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी निर्दोष के लिए और किसी भी दोषी के लिए केस नहीं लड़ सकता है, और ना ही भारत सरकार के खिलाफ कोई बैड कमेंट कर सकता है, ना अच्छी ना बुरी। इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है। मैं अपनी भाषा में मान्यवादी को भीष्म पितामह कहता हूं। भीष्म पितामह क्यों कहता हूं? आप सभी को पता है कि महाभारत में, जब आपने महाभारत देखी होगी, तो भीष्म पितामह का जो पद होता है वो कैसा पद होता है? भीष्म पितामह का पद है कि मैं ताउम्र और मेरी सभी पीढ़ियां, मेरा सभी वंश इस राजगद्दी की सुरक्षा करेगा। अब चाहे वो गलत है, चाहे वो गद्दी पर बैठने वाला कोई भी हो। तो इसका मतलब है कि मान्यवादी कहता है कि मैं भारत सरकार का वकील हूं, भारत सरकार चाहे गलत है या सही है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो केवल भारत सरकार का ही केस लड़ूंगा और उसे पूरी जिताने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा ही महाधिवक्ता होता है। तो लिख सकते हैं आप यहां पर कि राज्य के महाधिवक्ता एवं और कौन है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के अध्यक्ष एवं सदस्य, और कौन हो सकता है? और है आपका अधीनस्थ न्यायालयों के सभी न्यायाधीश, सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थों न्यायालय के सभी न्यायाधीश यानी जजेस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालयों के सभी न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी है। और हां, मुख्य न्यायाधीश नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का काम, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, और एसएससी ने क्वेश्चन पूछा कि सर, जो राज्य का हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उस राज्य का मुख्यमंत्री? मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछता हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट की नियुक्ति कौन करता है? या मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा मैं, हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की बात कर। तो हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल और केवल भारत का राष्ट्रपति करता है, ना कि उस राज्य का राज्यपाल। और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन के कमिश्नर, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है। अब मुझे आप इतना बताएंगे कि सर, ये नियुक्ति करता है राज्यपाल, क्या ये इंडिपेंडेंट है? क्या ये अपने विवेक से काम कर सकता है राज्यपाल? देखो बच्चों, एग्जीक्यूटिव पावर की जब मैं बात करता हूं आपसे, तो एग्जीक्यूटिव पावर को मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि सर एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करते वक्त क्या राज्यपाल सर्वशक्तिमान होता है, इतना पावरफुल होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को कहीं पर नियुक्त कर सकता है?
मुझे इतना बता दे। तो देखो इसका आंसर आपको एग्जीक्यूटिव पावर के लास्ट में मिलेगा, ताकि आप ये समझ पाए कि राज्यपाल जो नियुक्ति करता है वो उसके स्वयं विवेक पर आधारित नहीं होती, यानी वो इतना पावरफुल नहीं है राज्यपाल कि वो अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सके। क्यों नहीं है? जैसे भारत का राष्ट्रपति आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री और उसकी पूरी कैबिनेट की सलाह पर काम करता है, क्योंकि हमारे चाहे मैं चंद्रगुप्त की बात करूं और चाहे हमारे भारत के राजतंत्र में जितने भी धर्म ग्रंथों की बात करूं, वहां पे राजा को हमेशा मंत्रिमंडल पर निर्भर ही बनाया गया है। राजा जब तक मंत्रियों से सलाह नहीं ले सकता तब तक वह राजा एक अच्छा राजा नहीं हो सकता। और राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, राष्ट्रपति भारत का राजा कहा जाता है तो राज्यपाल को उस राज्य का राजा कहा जाता है, उस रियासत का राजा कहा जाता है। तो राज्य इनकी नियुक्ति करता है। अब चलेंगे बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और किसकी नियुक्ति करता है? देखो और है एक कि राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं उसकी सिफारिश पर पूरे मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, एवं उसकी सिफारिश पर, उसके रेफरेंस पर, उसकी सिफारिश पर पूरे मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरे मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। पूरे मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। अब सर ये मुख्यमंत्री क्या किसी भी व्यक्ति को क्या राज्यपाल चाहे तो राज्य में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो, क्या मुख्यमंत्री वो किसी को भी बना सकता है या नहीं बना सकता? देखो राज्यपाल के पास ये पावर तो होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन ये पावर तब होती है जब मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं होता। लेकिन आप सभी को पता है कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना चेहरा बना देती है कि ये पार्टी जीती, ये पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो ये वाले चेहरा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जनता है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के माध्यम से जनता अपना अपना मत अपनी स्वेच्छा अनुसार देती है, और स्वेच्छा अनुसार देने के बाद जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है बहुमत के साथ या अलायंस के साथ, ठीक है, तो उस प्रकार से उसका सर्वोच्च नेता मुख्यमंत्री बनता है और उसी व्यक्ति को राज्यपाल शपथ दिला देता है। लेकिन मान लो जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी बहुमत में नहीं आ पाई और अलायंस गवर्नमेंट वो बना नहीं पा रही है, यदि अलायंस कर नहीं पा रही है और स्पेशल मेजोरिटी उनके पास है नहीं, तो उस समय राज्यपाल चाहे तो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, उस कंडीशन में केवल और केवल। चलिए, तो सबसे पहली बात है, अब क्वेश्चन ये उठता है, आपका प्रश्न ये होगा, तो सबसे पहले मैं प्रश्न बात कर लेता हूं कि क्या राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्तियां उसके स्वयं विवेक पर आधारित होती हैं? क्या कार्यकारी शक्तियां उसके स्वयं विवेक पर आधारित होती हैं? यह क्वेश्चन मुझसे भी एक बार बच्चे ने पूछा था कि सर जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, देखो ऐसा बच्चा जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पॉलिटी में और भी बच्चों से बहुत आगे है। क्योंकि जब एक बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछने की हिम्मत कौन कर सकता है? या तो यूपीएससी का एस्पिरेंट कर सकता है, कर सकता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला कोई छात्र है, या तो वो इसका क्वेश्चन कर सकता है, या फिर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी इसका क्वेश्चन कर सकता है, या फिर पीएचडी वाला कर सकता है। मतलब कुल मिलाके, या फिर वो बच्चा जो एसएससी की तैयारी कर रहा है लेकिन पॉलिटी में अच्छा खासा इंटरेस्ट रखता है, उसे पॉलिटी के बारे में जानने का पूरा की पूरा इंटरेस्ट है। वो चाहता है कि मैं पॉलिटी को अच्छे से जानूं, ऊपर से नहीं पढ़ूं केवल। अब पढ़ने को तो ऊपर से पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता,
एग्जाम तो आपका फिर भी पास हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एग्जाम तो ठीक है, एग्जाम देखो होते रहते हैं, आप तैयारी करते रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि जब भी आप कभी इंडियन पॉलिटी को पढ़ें तो पहले तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब आपके पास बेसिक क्लियर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी समय मात जरूर खा जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप मात खाएं। अब मैंने पूछा कि भाई क्या राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति उसके स्वयं विवेक पर आधारित होती है? नहीं होती है। लेकिन आपको जैसे मैंने अभी पढ़ाया, आपको इतना ही लग रहा होगा कि सर राज्यपाल की पावर तो उसके स्वयं विवेक पर डिपेंड होती है। वो चाहे तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे, वो चाहे तो किसी को भी मंत्री बना दे, वो चाहे तो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे, वो चाहे तो राज्यपाल किसी भी आदेश को राज्य में पारित कर दे। देखो ये सारी आपको जो मैंने पढ़ाया, इससे आपको यही रियलाइज हुआ होगा कि सर राज्यपाल तो बहुत पावरफुल है। राज्यपाल पावरफुल है और हमारे भारत का इतिहास कहता है, हमारे भारत की हिस्ट्री कहती है कि राज्यपाल पावरफुल होता है। लेकिन राजा केवल अपने मंत्रियों की सलाह पर काम करता है। यह बात भी हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथों में कही गई है कि भारत का राजा यानी राष्ट्रपति हो, चाहे राज्य का राजा हो, चाहे किसी रियासत का राजा हो, उसने हमेशा से मंत्रिमंडल की सलाह को ही माना है। मैं आपसे मगध साम्राज्य की बात करता हूं। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, यानी सभी मंत्रियों के बाप थे वो प्रधानमंत्री, और राजा से छोटे होते हैं प्रधानमंत्री। जब भी चंद्रगुप्त मौर्य कोई भी काम करता था, कोई भी पॉलिसी बनाता था या कोई भी फैसला लागू करने की बात करता था, तो सबसे पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यही शिक्षा दी थी कि पुत्र, हे राजन, याद रखें कि जो राजा अपने मंत्रियों की सलाह पर काम करता है और जिसका मंत्रिमंडल इतना योग्य हो कि वो राजा को अच्छी सलाह दे सके, तो उस राज्य का और उस राज्य की जनता का और उस राज्य के राजा का कभी भी सर्वनाश नहीं हो सकता। यह बात आचार्य चाणक्य कहते हैं हमारे। तो आचार्य चाणक्य की इस नीतियों को फॉलो करते हुए हम आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कि राज्यपाल की जो 3 कार्य मैंने आपको पढ़ाए अभी एग्जीक्यूटिव पावर में, यह स्वयं विवेक पर आधारित नहीं होते। इसमें एक कहावत कही गई है कि राज्यपाल कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। और राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसके पूरे मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करेगा। तो इस बात को लिख सकते हैं कोट लगाकर। तो इस बात को कोट लगाकर क्या कह सकते हैं? इस बात को कह सकते हैं कि राज्यपाल अपनी सभी एग्जीक्यूटिव पावर, अपनी सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग, अपनी सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग, कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग अपने स्वयं विवेक से नहीं, अपने स्वयं विवेक से नहीं, अपने स्वयं विवेक से नहीं, बल्कि उस राज्य के मुख्यमंत्री और उस राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही करेगा। उस राज्य के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर एवं मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही करेगा। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करेगा। सिफारिश पर करेगा। तो यह बात मैंने आपसे कह दी, अब आप समझ जाइएगा। लेकिन इस बात को यह मत मानिएगा, देखो तभी कहते हैं कि राज्यपाल एक ऐसी चिड़िया है जो सोने के पिंजरे में बंद है। सोने का पिंजरा इसलिए है कि उस चिड़िया की शोभा, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा बनी रहे कि देखो भाई सोने के पिंजरे में बंद है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि उस पिंजरे का दर्द क्या होता है, कि वह चाहकर भी उड़ नहीं सकती। तो ऐसा ही कुछ राज्यपाल के बारे में कहा गया है कि राज्यपाल हमारे भारत के संविधान में एक वो चिड़िया है जो सोने के पिंजरे में बंद होकर चाहते हुए भी उड़ नहीं सकती और ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है जो राज्य का मुख्यमंत्री कहता है।
लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल से वो सारे कार्य नहीं करवा सकता जो संविधान के खिलाफ है, क्योंकि राज्यपाल के पास इतनी पावर होती है कि यदि कोई मुख्यमंत्री उसके खिलाफ या संविधान के खिलाफ जाता है तो वह राष्ट्रपति से सिफारिश करवा कर वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकता है। यानी राज्यपाल की असली ताकत आपको देखनी है तो आप इमरजेंसी प्रोविजंस में चले जाइए और वहां पर आपको आर्टिकल मिलेगा 356 एंड 365। यहां पर उस राज्य का राज्यपाल या आर्टिकल 200 में चले जाइए, आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 365 एंड आर्टिकल 356। ये राज्यपाल से संबंधित वो आर्टिकल है, वो अनुच्छेद है जो राज्यपाल को इतना पावरफुल बना देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये रियलाइज होगा कि सर वास्तव में आपने सही कहा था कि राज्यपाल को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। चलिए और ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसकी आप ये कहते हो कि सर राज्यपाल तो इतना बड़ा व्यक्ति है, वो सलाह से काम करेगा। बच्चों देखो, चाहे संविधान है, चाहे देश है, चाहे राज्य हो, चाहे आपका घर हो, घर में यदि किसी एक व्यक्ति की चलती है तो उस घर का सर्वनाश होना तय है। आपको भी पता है कि एक फैमिली होती है, फैमिली वही अच्छी होती है और फैमिली में एकता तभी साबित होती है जब उस फैमिली में बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हो तब सलाह मांगी जाती हो। जैसे आपके पिताजी जब कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं तो सबसे पहले वो आपके दादाजी के पास जाते हैं, यानी अपने पिताजी के पास जाएंगे कि फादर मैं ये काम कर रहा हूं, क्या ये काम सही है या गलत है। तो कहने का मतलब है कि असली पावर तो आपके पिताजी के पास है, लेकिन वो अभी भी अपने पिताजी यानी आपके दादाजी से वो सलाह मशवरा मांगते हैं। क्यों? केवल इसलिए ताकि घर का शासन और घर की सत्ता बची रहे। यदि मैं अपनी चलाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं किसी का शोषण करूंगा और शोषण करने से अगला वाला पक्ष क्रांति कभी भी कर सकता है। यह आचार्य चाणक्य कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि चाणक्य की नीति बल्कि देश में नहीं, बल्कि राज्य में नहीं, बल्कि सोसाइटी के हर व्यक्ति पर और सोसाइटी के हर घर पर लागू होती है और उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति पर लागू होती है। समझे आप? बहुत अच्छे। तो इसको गलत मत मानिएगा। अब ऐसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी आचार्य चाणक्य से हमेशा ज्ञान लिया है, हमेशा सलाह मशवरा लिए, हमेशा एडवाइस ली है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब आते हैं राज्यपाल की लेजिस्लेटिव पावर। राज्यपाल की लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर की मैं बात करूं तो इसे कहते हैं विधायिका की शक्ति। देखो, विधायिका की शक्ति का मतलब होता है कि राज्यपाल हमारे विधानमंडल का, राज्य के विधानमंडल का अंग नहीं होता। चलो राष्ट्रपति पर लेकर चलते हैं यार। एक आर्टिकल है 79 जो कहता है कि भारत का राष्ट्रपति, यानी आर्टिकल 79 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा। भारत का राष्ट्रपति पार्लियामेंट का एक वो पार्ट्स होता है जिसको चाहकर भी हम अलग नहीं कर सकते। और संसद के 3 हिस्से होते हैं, संसद के 3 हिस्से होते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। उसी प्रकार से जिस राज्य का राज्यपाल की बात करूं तो राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर ऑफ द स्टेट उस राज्य के विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? एक अभिन्न अंग होता है। जैसे उस राज्य विधानमंडल की बात करें तो मान लो कोई स्टेट लेजिस्लेचर है। क्या है? कोई स्टेट लेजिस्लेचर है और स्टेट लेजिस्लेचर में एक तो आपका होता है गवर्नर, एक गवर्नर हो गया, और दूसरी बात करें तो वहां होती है असेंबली। एक है आपकी असेंबली और एक है आपका काउंसिल। क्या है? काउंसिल। चलिए, तो इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर। 3 हिस्से होते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि हमारे भारत के ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर ये तीनों पार्ट पाए जाते हैं, आपके तीनों अंग पाए जाते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर काउंसिल काम नहीं करती है, तो वहां पर ये दोनों हिस्से काम करते हैं।
राज्य के लिए कानून बनाना है, राज्य के लिए कानून को लागू करना है, ये सारी पावर लेजिस्लेटिव में आती है। किसमें आती है? लेजिस्लेटिव पावर में आती है। और जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल काम नहीं करती, उन राज्यों में केवल गवर्नर और असेंबली काम करती है। लेकिन जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करती है, वहां पर ये तीनों काम करते हैं, फिर काउंसिल, गवर्नर और असेंबली। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी, आपको पता है कि यूपी में काउंसिल भी काम करती है और असेंबली भी काम करती है, और गवर्नर तो होता ही है, हर राज्य का गवर्नर तो होता ही है। तो गवर्नर तो कंपलसरी है कि गवर्नर तो होगा ही होगा। चलिए, तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो भारत यानी उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है, उस स्टेट लेजिस्लेचर का एक अभिन्न अंग होता है, जैसा कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि सर गवर्नर उस लेजिस्लेटिव का कोई सदस्य होता है, नहीं होता है। वो ना तो किसी बीजेपी का है, और ना ही वो किसी कांग्रेस का है, और ना ही किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी का पार्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, जैसे कि राष्ट्रपति की बात थी। तो चलिए, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर में राज्यपाल की पावर क्या होती है। लेजिस्लेटिव पावर में राज्यपाल की पावर क्या होती है? तो देखो, पहली पावर की मैं बात करूं तो पहली पावर क्या हो सकती है? पहली पावर यह है हां, तो राज्यपाल राज्यों के द्विसदनीय विधानमंडल में, यानी बायकैमरल सिस्टम फॉर द स्टेट, या बायकैमरल सिस्टम, राज्यों के द्विसदनीय विधानमंडल में, द्विसदनीय विधानमंडल में विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करता है, यानी कला, साहित्य, यानी कला है, साहित्य है, विज्ञान है, समाज सेवा है, से जुड़े क्षेत्रों के व्यक्तियों को नियुक्त करता है। ओके, और बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है विधानमंडल का? तो सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है, अच्छा ये बताइए, एक आर्टिकल है 164, क्या है? आर्टिकल है 164 आर्टिकल में यह बात कही गई है कि राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिमंडल, यानी जो मुख्यमंत्री की जो मंत्री होते हैं वो, उनकी बात कर रहा हूं, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रिमंडल की नियुक्ति केवल और केवल राज्यपाल को सलाह देने के लिए होती है। चलिए, तो लिख देंगे इसमें आर्टिकल में आप कि राज्यपाल की सलाह के लिए एडवाइस के लिए मुख्यमंत्री एवं उसकी पूरी मंत्रिपरिषद होती है। जो राज्यपाल की शक्तियों को लागू करने के लिए, जो राज्यपाल की शक्तियों को प्रयोग में लाने के लिए
प्रयोग में लाने के लिए उसे सलाह देती है, उसे एडवाइस करती है। तो ये आर्टिकल 164 में कहा जाता है। और क्या हो सकता है बताइए? और एक लेजिस्लेटिव पावर होती है आर्टिकल 200 में। किसमें? आर्टिकल 200 में। देखिए, इस आर्टिकल को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहां से आर्टिकल 200 और 201 एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे अब तक याद है कि एक पेपर मेरे फैमिली में ही एक कोई पेपर देने गया था, सेकंड ग्रेड राजस्थान, जिसे आप टीचर का एग्जाम, टीचर का पेपर कहते हैं। तो सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम था और राजस्थान की गवर्नमेंट थी उस समय, तो राजस्थान में एग्जाम था। तो मुझे मेरे फैमिली मेंबर में से किसी एक भाई ने, फैमिली की बात कर रहा हूं, मुझे फटाफट से क्वेश्चन भेजा। मुझे अब तक याद है, 2-3 साल पुराने, 4 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो ये आर्टिकल उस समय आया था और ये उस आर्टिकल को पढ़ के लोग इतने अचंभित, इतने शॉक्ड हो जाते हैं कि यह आर्टिकल अपनी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो हर कोई भी शॉक हो जाता है कि यार इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये आर्टिकल है ही ऐसा। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है। आप इसे कितनी बार भी पढ़ लें, हमेशा कभी ना कभी ऐसी कड़ी आपके सामने लाकर खड़ी कर देगा ये, जिसमें आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या इसका सही है और क्या इसका गलत है। तो एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं और मैं आशा करता हूं कि यह आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी तो सभी नॉर्मल आर्टिकल थे जो मैंने समझाए, पढ़ाए आपको। चलिए, तो आर्टिकल 200 में, आर्टिकल 200 और 201 जो आर्टिकल है, लेजिस्लेटिव पावर का ही हिस्सा है एक्चुअली में, या फिर इसे आप वीटो पावर का हिस्सा भी कह सकते हैं। तो आप इसे वीटो पावर का हिस्सा कह सकते हैं। किसका? वीटो पावर। आप इसे वीटो पावर का भी हिस्सा मान सकते हैं कि राज्यपाल की वीटो पावर रही होगी। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे राज्य के लिए, चाहे मैं राजस्थान की बात करूं, चाहे महाराष्ट्र की बात करूं, चाहे मैं कर्नाटक की बात करूं, चाहे मैं यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मणिपुर, मैं किसी भी स्टेट की बात करूं, यदि किसी भी स्टेट के लिए कोई भी कानून बनाना है तो कानून बनने से पहले उसे उस राज्य के विधानमंडल, यानी उस राज्य की लेजिस्लेटिव में उसे पेश करना पड़ता है। और पेश करने के बाद जब वह पारित हो जाता है बहुमत से या सामान्य बहुमत से, उस राज्य के लिए, यानी राज्य सूची में आने वाले विषय पर यदि कोई राज्य सरकार कानून बनाना चाहती है और उसे अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करती है, तो पेश करने के बाद यदि वो सामान्य बहुमत से पास हो या विशेष बहुमत से पास हो जाता है, तो वह बिल पारित होने के बाद उस सहमति के लिए राज्यपाल के पास जाता है। अब राज्यपाल यहां पर 4 प्रकार की वीटो पावर का यूज कर सकता है। तो पहली वीटो पावर क्या हो सकती है? पहली वीटो पावर यह है कि राज्यपाल उस राज्य विधानमंडल से पारित होने वाले विधेयक पर, बिल पर या प्रपोजल पर अपनी सहमति दे देगा। तो सहमति दे देगा तो बात ही खत्म, तो कानून तो बन गया ना। चलिए, दूसरा है कि राज्य विधानमंडल से आने वाला कोई भी प्रपोजल या तो राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, कह देगा कि मैं इस पर पुनर्विचार करता हूं, यानी आप एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। लेकिन यदि राज्यपाल ने राज्य विधानमंडल से आए हुए किसी भी बिल पर, मनी बिल को छोड़कर, केवल मनी बिल को छोड़कर वो किसी भी बिल पर सस्पेंशन कर सकता है। लेकिन यदि राज्यपाल ने विधानमंडल से आए हुए बिल पर सस्पेंशन एक बार कर दिया और यदि वह दोबारा वही बिल राज्यपाल के पास आ गया, तो राज्यपाल को सहमति देने के लिए बाध्य है। राज्यपाल केवल और केवल एक बार अपनी सस्पेंशन का पावर का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात करते हैं, राज्यपाल नहीं चाहता है कि यह राज्य के लिए कानून अच्छा है, यह लागू हो, तो वह इसे पॉकेट वीटो में भी डाल सकता है। वो चाहता तो यह चाहता है कि यह राज्य के लिए कानून नहीं है और मैं इसे पारित नहीं होने दूंगा, यानी मैं इसे कानून नहीं बनने दूंगा, तो वो पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल कर सकता है। चौथी पावर राज्यपाल की वीटो पावर में यह है कि वह यदि राज्य की विधानमंडल से पारित कानून उसकी समझ से परे है, वो चाहता है कि मैं यार क्यों आफत मोलूं, तो वो भारत के राष्ट्रपति के लिए भी इसको रिजर्व कर सकता है।
मैंने आपको 4 पावर बताई है। पहली है एब्सोल्यूट पावर, जिस पर राज्यपाल ने विधानमंडल से मनी बिल के अलावा आए हुए किसी भी बिल पर अपनी सहमति पारित करती है। तो कहने का मतलब यह है कि पहली आती है एब्सोल्यूट पावर। पहली है आपकी एब्सोल्यूट पावर, तो इस पर या तो सहमति दे देगा। दूसरी पावर की बात करें, दूसरी पावर है आपकी सस्पेंशन पावर, सस्पेंशन वीटो पावर। एक बार एक बच्चे ने पूछा था कि सर, राज्यपाल राज्य विधानमंडल से मनी बिल के अलावा यदि कोई भी बिल उसके पास आता है तो क्या वह एक से ज्यादा बार पुनर्विचार कर सकता है या नहीं कर सकता? तो मैंने इतना बोला कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राज्यपाल हो, राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल के मामले में और राष्ट्रपति भी संसद के मामले में केवल एक बार ही सस्पेंशन कर सकते हैं, केवल एक बार। अब वो सस्पेंशन सोच समझ के करना होगा। चलिए दूसरी बात करते हैं। अच्छा, क्या राज्यपाल मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? जी बिल्कुल। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 यह कहता है कि चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे राज्य का राज्यपाल हो। तीसरी पावर में आती है पॉकेट वीटो पावर, पॉकेट वीटो। और चौथी पावर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम यहां पढ़ेंगे अलग से। चौथी पावर है रिजर्व्ड बिल, यानी बिल रिजर्व फॉर द इंडियन प्रेसिडेंट। इसका नाम क्या है कि बिल या प्रपोजल रिजर्व्ड फॉर प्रेसिडेंट। यानी यदि राज्यपाल को यह लगता है कि मैं इस पर सहमति भी नहीं देना चाहता, मैं इस पर सस्पेंशन नहीं करना चाहता, क्योंकि सहमति दे दी तो कानून बन जाएगा, सस्पेंशन कर दिया तो दोबारा यदि वापस आ गया तो सिग्नेचर करने पड़ेंगे, पॉकेट में करना नहीं चाहता, क्योंकि पॉकेट कर दिया तो इसका मतलब यह है कि फिर कभी कानून नहीं बन सकता, यह बिल कभी पेश नहीं हो सकता। तो भैया अब मैं तीनों से बचने के लिए ऐसा करता हूं कि मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है, मैं इसको राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देता हूं। और देखो थोड़ी बहुत राजनीति भी यहां पर काम करती है। यदि केंद्र सरकार ने चाह लिया, अब राजनीति सुनिए, ये तो था संविधान, अब मैं आपको राजनीति की बात बताता हूं। यदि किसी भी राज्य के राज्यपाल को या किसी भी भारत की सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि यदि राज्य में कोई एंटी पार्टी का मुख्यमंत्री बैठा है, अब देखो ये राजनीति है हमारे भारत की, हालांकि संविधान में क्या था ये मैंने सारी बातें आपको बता दी कि भाई यदि राज्यपाल को मनी बिल के अलावा कोई भी प्रपोजल या कोई भी बिल समझ में नहीं आ रहा है तो वह राष्ट्रपति के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकता है, रिजर्व फॉर द इंडियन प्रेसिडेंट। बट पॉलिटिक्स क्या कहती है? पॉलिटिक्स ये कहती है कि यदि मान लो किसी भी स्टेट में कोई गवर्नर है, गवर्नर के पास कोई बिल आया, कोई प्रपोजल आया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होने के बाद, अब वह गवर्नर अपने भवन में, अपने हाउस में बैठकर उस बिल को पढ़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार यह चाहती है कि उस स्टेट में यह बिल लागू नहीं होना चाहिए, यह कानून लागू नहीं होना चाहिए। क्यों? वो इसलिए चाहती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और पार्टी की सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट में कोई और पार्टी की सरकार है, तो इससे क्या होगा? मुकाबला बढ़ जाएगा। तो क्या करता है कि भारत का प्रधानमंत्री या भारत की केंद्र सरकार उस समय क्या करती है, उस स्टेट के गवर्नर को मैसेज करके या कॉल करके यह बताती है कि आप किसी भी तरह इस पर अपनी सहमति मत देना, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केवल और केवल केंद्र सरकार की सिफारिश पर होती है। तो राज्यपाल जो एक्चुअली में होता है वो केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट होता है। तो सबसे पहले वो केंद्र सरकार की बात मानेगा और राज्य में लागू होने वाले उस कानून को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करवाकर उसे रुकवा देगा। अब बोलेंगे सर राष्ट्रपति कैसे रोक सकता है? देखो राष्ट्रपति कई प्रकार से रोक सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर से आए हुए बिल पर भी कई बार सस्पेंशन कर सकता है,
ये क्वेश्चन एसएससी 2021 में पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल से पारित होने वाला कोई भी कानून या कोई भी बिल, क्या उस पर भारत का राष्ट्रपति कितनी बार सस्पेंशन कर सकता है? 1 बार, 2 बार, अनिश्चित काल के लिए यानी अनसर्टिफाइड टाइम, या फिर कह सकते हैं 4 बार के लिए। तो इसका आंसर था अनसर्टिफाइड यानी अनिश्चित काल के लिए। तो चलिए, संविधान तो ये कहता है और राजनीति क्या कहती है, तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी। चलिए, तो चौथी बात पढ़ लेते हैं एक बार। 4th पॉइंट क्या है इसका? यदि राज्यपाल राज्य विधानमंडल से स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक या पारित कानून, पारित बिल, मनी बिल को छोड़कर, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। कल मुझे एक स्टूडेंट ने, जहां मैं रहता हूं वहां पे मुझे एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मनी बिल को छोड़कर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है, अच्छा, इंटरेस्टिंग खबर देखिए। 4th पॉइंट पे एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने क्या किया कि वहां पर उनकी जो विधानसभा है वहां से यूसीसी जो बिल था वो पारित हो गया था। अब यूसीसी बिल को पारित कर दिया, लेकिन बिल के पारित होने पर कानून नहीं बनता। बिल पर कानून तभी बनता है जब उत्तराखंड के गवर्नर उस पर अपनी सहमति दे देगा। लेकिन उत्तराखंड के गवर्नर ने क्या किया, उसे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए रिजर्व कर दिया। क्यों? देखो, यहां पर राजनीति नहीं है, क्योंकि राजनीति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से आते हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बीजेपी से आते हैं। तो यहां पर राजनीति काम नहीं करेगी, यहां पर बैड पॉलिटिक्स काम नहीं कर सकती, यहां पर गुड पॉलिटिक्स काम करेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे अनुमान कह रहा है, मेरा आंकड़ा कह रहा है। तो पुष्कर सिंह धामी जो खुद बीजेपी से हैं और जो नरेंद्र मोदी जी खुद बीजेपी से हैं, तो यहां पर बैड पॉलिटिक्स वो नहीं करेंगे। हां, वहां के उत्तराखंड के राज्यपाल ने पुष्कर सिंह धामी द्वारा पारित जो कानून बिल था उसको राष्ट्रपति के लिए इसलिए रिजर्व कर दिया गया था क्योंकि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, एक रीजनल इशू नहीं है, यह एक नेशनल इशू है। क्या है? एक नेशनल इशू रहा है। तो यूसीसी जैसे संवेदनशील कानून को लेकर राज्यपाल उत्तराखंड के समझ नहीं पाए कि इस पर मुझे अपनी सहमति देनी है या नहीं देनी, इसलिए उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया और भारत का राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सिफारिश पर काम करता है। भारत के प्रधानमंत्री और वहां की मंत्रिमंडल की सिफारिश पर काम करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू से कहा होगा कि आप इस बिल को पारित कर दीजिए, बात खत्म। तो भारत की राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के यूसीसी बिल को लागू कर दिया और अपनी सहमति दे दी, और इसी वजह से कहा जाता है कि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत के बाद भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया है, के लिए आरक्षित कर देता है। तो बस आप इस पे इतनी बार लिख देना कि भारत का राष्ट्रपति चाहे तो कितनी बार भी सस्पेंशन कर सकता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति स्टेट लेजिस्लेचर से पास होने वाले किसी भी बिल पर, भारत का राष्ट्रपति स्टेट लेजिस्लेचर से पारित होने वाले बिल पर कई बार सस्पेंशन कर सकता है, कई बार सस्पेंशन कर सकता है। ओके, यानी भारत का राष्ट्रपति किसी भी तरह बाध्य नहीं है, कंपल्सन नहीं है उसके लिए
कि वो मुख्यमंत्री की बात मानेगा नहीं मानेगा, डजंट मैटर। वो नहीं माने तो भी उसका कुछ कोई बिगाड़ने वाला नहीं है भारत के राष्ट्रपति का। यदि किसी मुख्यमंत्री की बात वो नहीं मान रहा है तो भारत के राष्ट्रपति को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मान रहा मेरी मर्जी। तो वही वाली कहावत है कि भारत का राष्ट्रपति एक्चुअली में राज्य विधानमंडल को लेकर इतनी सारी पावर रखता है, लेकिन हां कहीं ना कहीं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेके या केंद्रीय विधानमंडल को लेके, स्टेट या सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर को लेके कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत बाध्य माना जाता है। देखिए मतलब भारत का संविधान भी राजनीति कराता है, ये बात मैंने तब जानी जब मैंने इन चीजों को पढ़ा। मैंने इन चीजों को पहली बार जब रियलाइज किया ना, डियर स्टूडेंट मैं सही बता रहा हूं, जब मैंने संविधान को अच्छे से जिया है तभी मैंने ये जाना है कि भारत के संविधान में आज कहीं ना कहीं भारत की राजनीति छुपी हुई है। ये हकीकत है, ये मैं अपने अंदाज से नहीं बोल रहा, ये मैं प्रमाणों के साथ बोल रहा हूं कि भारत के संविधान ने कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में भी एक छाप छोड़ी है। और यह भारत का एक बहुत अच्छा दर्शन और भारत की बहुत अच्छी पवित्रता इस बात का प्रमाण है कि भारत के संविधान ने भारत के कानून को तो लिखा ही लिखा, लेकिन कानून लिखने के साथ साथ उसने राजनीति को भी लिखा है। अब राजनीति अच्छी है या बुरी है, यह बात भारत के संविधान ने नहीं कही। ओके, वेरी गुड। यानी ऐसी ऐसी बातें आपको पढ़ने के बाद रियलाइज होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। कल एक क्वेश्चन पूछा मुझसे स्टूडेंट ने, आप सभी बताइएगा कि मान लीजिए मुझे राजस्थान में राजस्थान के लोगों ने यह डिमांड की भजनलाल शर्मा वहां के मुख्यमंत्री से कि शराब बैन कराइए। मान लीजिए कि शराब को बैन कराना है, यह बात कही राजस्थान के लोगों ने भजनलाल शर्मा जी से। एक बात बताना, तो राज्य के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री का यह अधिकार, मतलब अधिकार भी है, उनकी पावर भी है कि वह शराब, क्योंकि जो शराब होती है, जो वाइन होती है, यह राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार का होता है। समझे? तो जैसे बिहार में शराब जो बैन हुई थी वो बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला था। अब कल को मान लो किसी और स्टेट में हो जाएगी, जैसे गोवा में हो चुकी है। गोवा में बीचेस पे कोई वाइन नहीं पी सकता। पहले बीचेस पे वाइन पिया करते थे लोग, शराब पिया करते थे, लेकिन अब कोई बीचेस पे वहां पे वाइन नहीं पी सकता। तो ये गोवा के मुख्यमंत्री का बयान है। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए कि लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप जिसे यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, लक्षद्वीप में यदि शराब को बैन करना है तो लक्षद्वीप में कोई विधानसभा तो नहीं है, तो लक्षद्वीप में शराब को बैन करने का काम कौन करेगा? अब जाहिर सी बात है, यह क्वेश्चन मुझसे पूछा गया तो मैंने केवल इतना आंसर किया कि ये सारी जिम्मेदारी, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद लेगी, क्योंकि लक्षद्वीप इज अ यूनियन टेरिटरी। अब बोलेंगे सर लक्षद्वीप में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर तो है। अरे भाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी किसका आदमी है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सीधी सी बात है कि जो आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो लक्षद्वीप में शराब बैन करने का काम केवल और केवल केंद्र सरकार करेगी। लेकिन यदि मुझे दिल्ली में शराब बैन करनी है तो दिल्ली में शराब बैन करने का काम केवल और केवल दिल्ली का मुख्यमंत्री करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दिल्ली में विधानसभा है, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। लक्षद्वीप में विधानसभा होती तो लक्षद्वीप का मुख्यमंत्री भी इस काम को करता, लेकिन दिल्ली में विधानसभा है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री राज्य सूची में आने वाले शराब के विषय पर भी बैन लगा सकता है। तभी तो यहां के मुख्यमंत्री लिक्विड पॉलिसी केस में क्यों फंस गए थे? केवल और केवल इसलिए फंस गए थे क्योंकि शराब का जितना भी मामला होता है वो स्टेट लिस्ट का विषय है। किसका विषय है? स्टेट लिस्ट का विषय आता है। चलिए, तो लेकिन इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और फिर आपसे आगे मिलेंगे इस लेक्चर के साथ। और ये लेक्चर इतना शानदार होने वाला है क्योंकि मुझे पता है, मेरा अनुमान है कि मैंने राज्यपाल की भूमिका यानी रोल ऑफ द गवर्नर फॉर द स्टेट जो मैंने आज पढ़ाया, ये बहुत बाखूबी से पढ़ाया, बहुत शानदार। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 2 फरवरी को रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के बैच से जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि हम आ रहे हैं इंडियन पॉलिटी के साथ। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।